इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बोलूँ। जैसे पहले मैं वन बाय वन आगे बढ़ता हूँ। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में उपनिवेश मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति पर प्रकाश डालें, प्रकाश डालें। आप यहाँ पर सिर्फ यही देंगे कि उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में, एशिया में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुगम रही, प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुगम रही, अपेक्षाकृत सुगम रही। इसके दो प्रमुख कारण थे, इसके दो प्रमुख कारण थे, दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, यहाँ कोई बड़ी श्वेत जनसंख्या, बड़ी श्वेत जनसंख्या, कोई बड़ी श्वेत जनसंख्या का स्थापित नहीं होना, कोई बड़ी श्वेत जनसंख्या, कोई बड़ी श्वेत जनसंख्या का स्थापित नहीं होना। मतलब यहाँ पर कोई बड़ी श्वेत जनसंख्या का स्थापित नहीं, द वन फैक्टर, यहाँ पर कोई बड़ी श्वेत जनसंख्या स्थापित नहीं। दूसरे, नेतृत्व मध्यवर्गीय, नेतृत्व मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के हाथ में होना, नेतृत्व मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के हाथ में होना। जैसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, शांतिपूर्ण ढंग से मूवमेंट चलाते थे। अब आपको कुछ नहीं करना। साउथ एशिया में एक चीज केवल आपको ध्यान रखना होगा, जैसे आपने इसको किया, अब इसके बाद आपको तिथि केवल याद आनी चाहिए। भारत 1947, श्रीलंका 1948, ये तो ऐसा जरूरी नहीं तिथि आपको, मतलब ये सब आजाद हुई, और बर्मा भी पहले 1948। लेकिन एक बात ध्यान कर लीजिए कि आप जब मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की बात करेंगे तो आप तुलना की भूमिका होगी भारत और श्रीलंका में, क्योंकि रह गई पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान की आज़ादी तो मुफ्त में मिल गई, विभाजन उसके लिए आज़ादी थी, तो पाकिस्तान तो साथ ही आज़ाद हो गया। बांग्लादेश तब था नहीं, आप जानते हो बांग्लादेश का गठन ही पाकिस्तान से बेफिसक होकर 1971 में हुआ। रह गए नेपाल, भूटान, उसमें सिक्किम भी एक स्वतंत्र देश था, हालांकि उसको पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ बहुत बातों में स्वायत्त था। तो रह गई नेपाल और भूटान की बात, तो नेपाल और भूटान न तो टेक्निकली कभी गुलाम हुए, न कभी औपचारिक रूप में आज़ादी मिली। मतलब वो एक तरह से उस रूप में गुलाम नहीं थे कि उन्हें आज़ादी का स्वंग रचना होता, उन पर एक तरह से दबदबा था शक्तियों का, जो बात नहीं करना। लेकिन बर्मा का खेल कुछ अलग है, क्योंकि बर्मा पर अपराध आज़ादी फौज भी गया था, और जापानियों ने यहाँ तो बर्मा पर कब्जा भी हो गया था। तो इस कारण से क्या है कि बर्मा में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की भूमिका से सैनिक तत्वों की भूमिका ज़्यादा प्रबल हो गई, और इसीलिए आज भी आप देखते हो बर्मा में आज भी यह समस्या बनी हुई है, वहाँ पर जो मिलिट्री है वहाँ के सिविलियन गवर्नमेंट को स्टेबलाइज नहीं होने देता। तो आप यहाँ पर इन्हीं सबका वर्णन करके इस चीज़ को दे दोगे, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। आप केवल मन में इस बात को ध्यान रखना, प्रश्न उत्तर चाहे आप कितनी भी यहाँ मेहनत करें, वहाँ पर आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आपके पास समय कम होगा, जो निश्चित डेटा है उस डेटा के आधार पर आपको उत्तर का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए इन तरीकों को आपको सीखना। दूसरा मुद्दा दक्षिण एशिया के बाद,
दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया, उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। तो इसमें क्या है कि आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उपनिवेशों की मुक्ति में, उपनिवेशों की मुक्ति में, मुक्ति में जापानी आक्रमण जैसे कारक, जापानी आक्रमण जैसे कारक, जापानी आक्रमण जैसे कारक ने अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। इसलिए इसने कुछ काल के लिए, इसने कुछ काल के लिए, इसने कुछ काल के लिए, कुछ काल के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों को, साम्राज्यवादी शक्तियों को, साम्राज्यवादी शक्तियों को, शक्तियों को वहां से खदेड़ दिया, हमारी शक्तियों को उपनिवेशों से खदेड़ दिया, उपनिवेशों से खदेड़ दिया, साम्राज्यवादी शक्तियों को उपनिवेशों से खदेड़ दिया। अब आपके पास डेट्स नहीं रहेगा, डेट्स और उतना नाम आप कैसे याद रखेंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन 2-3 उपनिवेशों का अगर आप नाम जानना चाहो तो मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। देखो मैंने अपने जो बुकलेट जिसमें मैंने दिए स्टडी मटेरियल, उसमें मैंने उन सबको फिर दिया हुआ, 1-2 बार आप पढ़ लेना। इस टॉपिक पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप विशेष कॉन्शियस रहना, क्योंकि देखो 2016 में इसे क्वेश्चन पूछा है, 2017 में क्वेश्चन पूछा है। इन क्वेश्चंस की जोर से ऐसा लग रहा है कि भाई वो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इस बार ऑप्शन में अल्जीरिया पर पूछा, अब मुझे डाउट है कि अल्जीरिया पर आपसे जीएस में पूछ सकते हो, क्योंकि अल्जीरिया वाला मुद्दा बहुत ही, अब देखो आज फ्रांस, पूरे यूरोप में फ्रांस में सबसे अधिक, किसी एक देश में अगर मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक है तो मुस्लिम जनसंख्या ही नहीं है, बल्कि फ्रांस में आप देखोगे तो एक जो बहुत बड़ी चुनौती आ रही है वो है जो मुस्लिम जनसंख्या के साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मतलब वहाँ पर बहुत सारे आए दिन बम ब्लास्ट वाली जैसी घटना होगी, या कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ा कोई एक रिलीजियस फैनेटिक्स कुछ उभर के आएंगे, किसी का सर कलम कर लेना, इस तरह की घटनाएं आपको आए दिन फ्रांस में मिलेंगी। इसका कारण है कि बहुत सारे जो अल्जीरियंस थे वो लगभग, आप यही समझें कि अच्छी खासी जनसंख्या के फ्रांस से बस गई थी। अल्जीरिया से फ्रांस का संपर्क है बहुत इम्पोर्टेंट, अफ्रीका में देखेंगे। अब यहाँ पर तीन उपनिवेशों में तो आप देखेंगे फिलीपींस, तो फिलीपींस पर 1898 में जब फिलीपींस को छीना था संयुक्त अमेरिका ने किससे, तो स्पेन से, तो फिलीपींस संयुक्त अमेरिका यूएसए का उपनिवेश। और बताता हूँ उसके बाद मलय प्रायद्वीप ब्रिटिश, प्रायद्वीप ब्रिटिश, प्रायद्वीप ब्रिटिश ब्रिटिश, और मलय प्रायद्वीप ब्रिटिश था। वियतनाम नाम फ्रांसीसी उपनिवेश,
उपनिवेशों से जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उसको जापान ने खदेड़ दिया। तो अब जापान के समर्पण करने के पश्चात जब ये दोबारा पाँव जमाने आए तो उनके पाँव नहीं थे। इसलिए एक इनका हल्का सा अगर परिचय देना चाहे दे सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में साम्यवादी दल की दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में साम्यवादी दल के बढ़ते हुए प्रभाव साम्यवादी दल के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण पश्चिमी शक्तियां विशेषकर संयुक्त अमेरिका और ब्रिटेन पश्चिमी शक्तियां इन्हें आजादी देने से हिचक रही इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक संसाधनों को प्राप्त करते रहने की लालसा के कारण भी ये देश उपनिवेशों को खाली करने के लिए तैयार है और उपनिवेशों को छोड़ने के लिए तैयार है। उपयुक्त कारणों से दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया काफी जटिल स्थिति। दो बातें आपको बताना चाहूँगा। ये तो आपके कंटेंट हो गया, आप किसी भी दक्षिण पूर्व एशिया के किसी भी देश का नाम हो आप उसको फिट कर दीजिए। लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको इंडिविजुअल कुछ करके दीजिए। जैसे आपका 2017 यूपीएससी में पूछा था मलय प्राइटी की मुक्ति की समस्या अब देखो दक्षिण पूर्व एशिया में ये आपका मलय प्राइटी। जो आप मलाया देखते हो और ये
सिंगापुर 1984। ये पहले दोनों मिलकर बनता था मलय प्राइवेट, बाद में क्या किया कि ब्रिटिश ने सिंगापुर और मलाया को अलग कर दिया। पहले तो इसमें क्या था कि विशेषकर मलय प्राइवेट किसको बोलते थे, इस जगह पर जिसको आते थे, तो इस यहाँ पर दो चीज़ों का उत्पादन होता था जिससे ब्रिटिश को काफ़ी लालच था, जो ब्रिटिश इसको छोड़ना नहीं चाहते। एक था रबर, दूसरा टीन। तो रबर और टीन का प्रोडक्शन होता था और ये ब्रिटिश का एक उपनिवेश था। ब्रिटिश ने बाद में सिंगापुर को अलग कर दिया था, पहले दोनों साथ ही साथ थे। उसमें घटना कुछ इस तरह की हुई थी जैसे मलय है ये सिंगापुर को किया गया। घटना कुछ ऐसे ऐसे हुई थी जिसमें मलेशिया मलाया है प्राइवेट को। अब इसमें घटना कुछ इस तरह की हुई थी कि किसी को बाद में मलेशिया भी आज मलेशिया ही जगह है, इसको जापान ने कब्जा कर लिया और ब्रिटिश यहाँ से भाग निकला था। इसमें कितनी तरह के पॉपुलेशन थे मैंने आपको उस बुक में इसको अलग करके दिया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया। एक है एक नस्ल के लोग थे उसको मलय बोलते थे, दूसरा चीनी नस्ल के लोग और तीसरा अन्य थे, अन्य में भारतीय थे। ये तीन तरह की जनसंख्या है बसी। तो हुआ ऐसा कि जब जापान ने इस पर कब्जा उधर से ब्रिटिश को खरीद अमेरिकन को खरीद दिया, फिलीपींस अमेरिकन को खरीद दिया। उसी प्रकार से मलय सिंगापुर से ब्रिटिश भारतीय को असुरक्षित छोड़ के चले गए थे, यहाँ से खरीद दिया। तो अब क्या है कि इधर वियतनाम आप देखोगे इंडोनेशिया है, उससे उसमें ये वियतनाम है तो वियतनाम पे फ्रेंच को और वियतनाम उसी प्रकार से दक्षिण प्रदेश का इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से इसमें ये पूरा फैला हुआ है। इंडोनेशिया से फिर उसने डचों को खरीद दिया, इन सबों को खरीद दिया। अब जब जापान के समर्पण करने के पश्चात ये सब जब दोबारा साम्यवादी शक्ति लौटे तो वैसे भी संयुक्त वहाँ पर फिलीपींस की बहुत समय से मांग उठ रही थी संयुक्त अमेरिका से, वो भी अर्ध उपनिवेश था। आप जानते संयुक्त अमेरिका ने यूरोपीय देशों की तरफ पूरा उपनिवेश को बनाया नहीं था, बहुत पहले से मांग उठ रही थी, तो यूएसए ने उसको आजाद किया 1946 में। लेकिन जब मलाया को मुक्त करने की बात हुई तो दो कारण हो गए, एक तो रबर और टीन को लेकर ब्रिटिश की चूंकि इकोनॉमी खराब हो रही थी तो उसको बहुत उससे उम्मीद थी कि रबर और टीन से हमारी बहुत काफ़ी आमदनी होगी। दूसरा क्या था, यहाँ पर कम्युनिस्ट सक्रिय हो गया। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई यहाँ पर कम्युनिस्ट क्यों सक्रिय हो, साम्यवादियों को सक्रिय होने की वजह तो वजह दो कारण। एक तो चीन में किसी समय चीन में आप देख रहे हो कि जब चीन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर एक साम्यवादी गणतंत्र स्थापित हुआ 1939 में। अब वियतनाम में जब हो ची मिन की सरकार स्थापित हो गई और 1954 में उसने जो नॉर्दर्न वियतनाम को भी आज़ाद करवा दिया, उसके बाद अब चीन और वियतनाम की संगति में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियाँ पनपने लगी और उनकी तरफ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तब क्या हुआ कि मलाया प्रायद्वीप में भी अब मलाया में भी अब कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सक्रिय हो। कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय हो गया तो अब ब्रिटिश को डर हुआ कि कहीं हम जाएंगे तो कहीं कम्युनिस्ट में कब्जा कर ले, तो ब्रिटिश ने प्रयास किया 57 में। अब ब्रिटिश ने प्रयास किया तो उसने मलय को, चीनियों को, तो चीनी मतलब नॉन कम्युनिस्ट चीनी थे और प्लस अन्य को सबको मिलाकर इंडियंस वगैरह सबको ग्रुप बनाया और फिर उसने खुद भी सहायता की और अंत में कम्युनिस्टों को हराया गया। जब कम्युनिस्ट हारे तो 1947 में ब्रिटिश ने उसको आ गया। फिलीपींस में 1946 में संयुक्त अमेरिका ने फिलीपींस को मुक्त कर दिया, परंतु वहाँ पर एक और दक्षिणपंथी सरकार स्थापित की, परंतु वहाँ पर साम्यवादी दल बहुत सक्रिय हो गया और ऐसा लगा वहाँ पर साम्यवाद रखा पलट कर दिया। तो संयुक्त अमेरिका ने उसको बहुत ढंग से लॉजिस्टिक सपोर्ट दिए, संसाधनों के सपोर्ट दिए और तब जाकर कम्युनिस्ट पार्टी फिलीपींस में पराजित हुई तो संयुक्त अमेरिका ने चेंज किया इसको। इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं दो कंट्री के बारे में, चाइना के बारे में और वियतनाम के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि आपके सिलेबस में अलग नहीं, लेकिन वियतनाम वाले मुद्दे को हम शीत युद्ध में भी चर्चा करेंगे। जो आप देखोगे कि शीत युद्ध का एशिया अफ्रीका वगैरह में जिसका प्रसार है वो हम आगे करेंगे। यहाँ पर देखिए दो कंट्री है, एक है चीन, दूसरा वियतनाम। अब देखो चीन के बारे में आपको जिज्ञासा होगी, एक टाइटन था अब ड्रैगन हो गया है। चीन का एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है, उसके बारे में 2-4 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। इसकी कहानी तो अपने आप में एक विषय है। देखिए भारत की तरह चीन भी एक प्राचीन सभ्यता थी। एक समय था कि दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी का धारक, यानी उसमें जीडीपी का प्रतिमान तो नहीं था, लेकिन सबसे अधिक एक तरह से अगर आज के जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में काउंट करोगे तो चीन 31% और भारत 24% वर्ल्ड जीडीपी का धारण कर सकता था। तो चीन काफ़ी सक्षम था, लेकिन 16वीं सदी के बाद जैसे यूरोपीय कंपनियां आगे बढ़ती गई, मैं आपको बता चुका हूँ, और चीन अब वह नहीं रहा। लेकिन चीन में अभी भी एक एरोगेंस था, वो अपने आप को स्वर्गिक साम्राज्य समझता था, हेवनली किंगडम। और जो चीन के मंचू वंश के शासक थे, मैं 16वीं-17वीं सदी की बात बता रहा हूँ, वे अपने आप को दुनिया में एक देवता की तरह समझते थे। तो जब यूरोपीय कंपनियां पूरब की तरफ आने लगी तो चीन के दरवाजे पर भी दस्तक दिया। तो चीन में उनके साथ बड़ा, चीन में खैर चलिए व्यापार तो वो करने लगे, लेकिन चीन में उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते।
चीन की जो ब्यूरोक्रेसी थी, वहाँ की नौकरशाही थी, उनके साथ बहुत ही सेविली ट्रीट करती थी, उनके साथ बड़ा गंदा व्यवहार करती थी। उनको एक खास क्षेत्र में बसना पड़ता था। वो चीनी व्यापारियों से खुले रूप में वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। उनको हांग एक ग्रुप खास ग्रुप का व्यापारी था, उसको कहते थे हान ग्रुप का व्यापारी। उनको अनुमति बस इतनी थी कि आप उन्हीं व्यापारियों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करिए। फिर वो चीनी महिलाओं से विवाह नहीं कर सकते थे। और सबसे दुखद बात उन्हें तब लगती थी जब उनको चीन के दरबार में जाना पड़ता था, तो उन्हीं से अपेक्षा की जाती थी कि कोर्टों के नियमों का पालन करें, जिसमें 3 बार घुटना टेकना होता था और 9 बार उनको माथा टेकना। तो अब क्या है कि अब उनमें धीरे-धीरे प्रतिक्रिया होने लगी। लेकिन वो जब ये शिकायत करते थे चीन के गवर्नमेंट से, तो चीन की सरकार जो उन्हें जवाब देती थी, तो उनको चुप होने का सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। वो कहते थे कि आपको अगर हमारे यहाँ रहने में परेशानी है, तो आप जाइए, हमने तो आपको बुलाया नहीं है। हम हर मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हमने आपको यहाँ रहने दिया और व्यापार करने की अनुमति दी, हमारी कृपा है आपके प्रति। अगर आपको यहाँ नहीं अच्छा लगता तो चलिए। अब उनको तो यहाँ पर व्यापार करना था, चीन के उत्पादों की पश्चिम में इतनी मांग थी, जैसे चाय थे, रेशम थे, तो अब इन उत्पादों को तो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मन मानकर नकार रहे। समस्या क्या आई कि अब वो चीन की जो भी वस्तुएं, देखिए जैसे भारत में आपने देखा पलासी का पैटर्न, बक्सर के बाद तो बंगाल के संसाधन से ही अपनी पूरा खर्च जुटाने लगे। लेकिन अब चीन के परिप्रेक्ष्य में एक समस्या यह आ रही थी, चीन की अर्थव्यवस्था थी, हर मामले में पश्चिम से बहुत आगे उस समय था। तो चीन से जो वस्तुएं वो खरीदते थे, उसके बदले उनके पास देने के लिए वस्तुएं नहीं होती, तो बदले में वो क्या करते थे, बदले में वहां से चांदी देते थे, सोने, यानी वो कीमती था, जैसा भारत में करते थे। तो अब ब्रिटिश कंपनी को ये बात खाने लगी, तो उसने एक छोटा सा एक अलग तरीका अपनाया। भारत में अफीम की खेती करता और जहाजों में अफीम को भर के और फिर वो चीन निर्यात करता। अब अफीम आप तो जानते हो, ड्रग्स मार्केट तो हमेशा बढ़ता ही है, उसमें तो कभी स्लम्प आता नहीं, उसमें कभी मंदी आती नहीं। तो धीरे धीरे चीन में अफीम व्यापार बढ़ने लगा। उससे अब इनको इतना रेवेन्यू आने लगा, इतना राजस्व आने लगा, इतनी रकम आने लगी कि अब वह रेशम और चाय, ये दोनों उत्पाद एक तरह से मुफ्त में पा लेते हैं। भारत की अफीम होता, निर्यात होता चीन में, उससे जो पैसे होते उसी से उनको वो रकम आ जाती। अब दो समस्याएं चीनी सरकार के समक्ष आ रही थी। एक तो चीनी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, क्योंकि अफीम तो आप जानते हो, खाने के बाद तो और अफीम की हो गए और भी आलसी हो गए। आधी आंख वैसे ही मंगोलाइट लत में तो पहले से ही बंद रहती थी, अब तो पूरी की पूरी आंख बंद होने लगी। तो अब ऐसी स्थिति में जो चीन की सरकार थी, चीन की सरकार ने एक तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दिखाई। जो दो समस्याएं थी, एक तो लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, लोग आलसी और अकर्मण्य हो रहे थे, और दूसरी बात यह थी कि उन्हें अफीम व्यापार से एक समस्या और भी आई। उनको सोने और चांदी मिलती थी, मिलनी बंद हो गई थी और व्यापार संतुलन का भी खतरा नजर आ रहा था। और जब उन्होंने ब्रिटिश जहाजों को जबरन तलाशी लेनी शुरू कर, जो अफीम व्यापार को रोकना चाहा, तो प्रथम अफीम युद्ध हो गया। इतिहास में एक विडंबना है, प्रथम अफीम युद्ध कहा गया, 1839 से 42 तक हुआ, और अंत में नानकिंग की संधि से अफीम युद्ध समाप्त। युद्ध के बाद एक तरह से चीन को जबरन पश्चिमी शक्तियों ने खोल दिया। पहले ब्रिटेन ने उसे रियायतें प्राप्त की कि सारे बंदरगाह खोलो व्यापार के लिए, फिर बाकी पश्चिमी शक्तियां वन बाय वन चले गए। अब एक आपको दिलचस्प चीज यह दिखेगी कि भारत ब्रिटेन का ही एकमात्र ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, लेकिन चीन महज ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था। चीन में आप देखोगे कि ब्रिटेन के अलावा अन्य जो महाशक्तियां थी, अन्य महाशक्तियों की भी वो उपनिवेश बन गई। मतलब कि आप ऐसा देखेंगे कि भारत जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश था, चीन कई शक्तियों का उपनिवेश था। तो कई शक्तियों का उपनिवेश था, तो उससे क्या हुआ कि सब मिलजुल कर उसका शोषण कर लिया। और एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने नारा दिया, चीनी खरबूजे को काटो, लगा कि चीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा पूरे 19वीं सदी में। कहना चाहूंगा कि चीन ने इस समय पर इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। चीन की प्रतिक्रिया यह थी कि जैसे पहले बार टाइपिंग विद्रोह हुआ, टाइपिंग और वो किसानों का विद्रोह था, वो 1857 के रिवोल्ट ने समझा लिया। फिर आगे एक आत्म सबलीकरण आंदोलन चला, जिसमें चीन ने चाहा कि हम अपने आप का आधुनिकीकरण करें, उसको सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट बोलते हैं। फिर 1899 1900 में बॉक्सर रिवोल्ट हुआ। बॉक्सर रिवोल्ट था कि किसान ही थे, और वो लोग तो आप जानते हो कि चीन मार्शल आर्ट में काफ़ी सिद्धस्त होते हैं, तो मार्शल आर्ट की प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया और विदेशियों पर अचानक आक्रमण करने लगे। तो विदेशी भी इकट्ठे होकर और तुरंत उस मूवमेंट को दबाया, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1912 में आगे चलकर एक दल का गठन हुआ, जिसका नाम था कुमिंगतांग दल। इसका नाम था कुमिंगतांग दल। एक कुमिंगतांग पार्टी का गठन हुआ। कुमिंगतांग कुमिंगतांग पार्टी, कुमिंगतांग
कुमिंतांग पार्टी का गठन हुआ। इसके नेता बने डॉक्टर सन्यासी। और यही डॉक्टर सन्यासी ने आंदोलन को संगठित करके चीन का पहला राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुई और 1911 में मंचू वंश का अंतिम शासक का पतन हो गया और 1912 में चीन में एक गणतंत्र की स्थापना, चीन का गठन। और डॉक्टर सन्यासी ने नारा दिया था कि गणतंत्रवाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद। लेकिन यह पार्टी कुछ ऐसा परिवर्तन चीन में ला नहीं पाई, ना तो विदेशियों के नियंत्रण से मुक्त करा पाई और सबसे बड़ी चीज वहाँ पर तो अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद था। जैसे भारत में क्या था कि 1857 के महाविद्रोह के पश्चात यहाँ की सरकार को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। चीन में ऐसा कभी नहीं हुआ। चीन में हमेशा एक सरकार रही थी नाम भारत की, लेकिन वास्तविक शक्ति 5-6 फॉरेन पावर में कब्जा किया था। एक स्थिति जापान के साथ पीछे मैंने आपको बताया। तो अब चीन में भी यही स्थिति है। अब उसका कोई निराकरण नहीं निकला और फिर तभी वही स्थिति है कि चीन ने अपने आप को मुक्ति पाई किसी तो कम्युनिस्ट पार्टी का उद्भव हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हुआ माओ सेतुंग। कम्युनिस्ट पार्टी का नेता माओ सेतुंग। कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हुआ माओ सेतुंग। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1919 में, 1921 में उसका आखिर चीनी बैठक हुई और फिर माओ सेतुंग जैसे एक नेता का उद्भव हुआ। शुरू में क्या हुआ कि विदेशी शक्ति का सामना करने के लिए, जैसे वहाँ पर सोवियत रूस में लेनिन था तो उसने दोनों पार्टी की मध्यस्थता की थी। 1925 में डॉक्टर सन्यासीन का डेथ हो गया। हालांकि डॉक्टर सन्यासीन और लेनिन के बीच वार्ता हुई थी तो फिर चीन में कुमिंतांग सरकार जो गठित हुई थी, वो कुमिंतांग सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर मिलीजुली सरकार बनाई थी, मिलीजुला काम कर रही थी। 1925 में डॉक्टर सन्यासीन का जब डेथ हुआ तो डॉक्टर सन्यासीन का उत्तराधिकारी हुआ था, उसका नाम था चियांग काई शेक। चियांग काई शेक। कई बार तुम इतिहास में देखोगे, आज भी अगर तुम पढ़ोगे या कभी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी आपको एक नाम मिलेगा बार बार, उस नाम होगा चियांग काई शेक। तो चियांग काई शेक का उद्भव हुआ। चियांग काई शेक ने एक तरीके से उसने बहुत हद तक इसने एक तरह से शक्तिशाली सरकार तो बनाई कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई शेक, इसकी तो बुर्जुआ सरकार थी, मध्यवर्गीय पार्टी थी, तो दोनों के बीच अच्छे संबंध रह नहीं सके। कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य था सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना। आप जानते हो। देखो भारत और चीन में अंतर यह था कि भारत में जहाँ पर जो बुर्जुआ या मध्यवर्गीय पार्टी थी बहुत सक्रिय और ताकतवर, चीन में जो कुमिंतांग दल था उसका लोगों पर ऐसा वैसी पकड़ नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि भारत जैसे अपने आप को पश्चिमी मॉडल पर आज़ाद किया, लेकिन चीन का जो मॉडल है वो चीन के लोग वो पश्चिम को हिंदू से। आपका जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है इसमें आप लास्ट में देखना, लास्ट से टॉप पहले एक टॉपिक आपको मिलेगा हेडिंग पढ़ने की इच्छा है आपके घर में एनसीईआरटी क्लास 11 का विश्व इतिहास है। इसमें एक टॉपिक दिया गया आधुनिकता की। उस आधुनिकता की ओर वाले टॉपिक को आप पढ़िए तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। आधुनिकता की ओर वाले टॉपिक में आप देखोगे इसमें स्पष्ट रूप से यह बात की चर्चा की गई जो आपका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन वाला जो टॉपिक है। तो उस टॉपिक में आप देखोगे इसमें आपको कहा गया है कि आधुनिकता के दो अलग अलग मॉडल हुए। एक मॉडल जापान ने विकसित किया, एक मॉडल चीन ने विकसित किया। तो जो जापान का मॉडल था, तो जापान ने पश्चिमी वालों का जवाब उन्हीं के हथियारों से देने की कोशिश की। इसी क्रम में उसने तेजी से अपने आप का पश्चिमीकरण करना था, मतलब पश्चिमी तकनीकी को अपना लिया, पश्चिमी पूंजीवाद को अपना लिया। लेकिन चीनी लोग पश्चिम की तरफ आकर्षित थे। तो चीनी लोगों में कहीं ना कहीं एक एरोगेंस था कि हम उनसे सुपीरियर हैं, हम उनसे बड़े, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। तो चीनी लोगों ने पश्चिम का अनुकरण उस तरह नहीं करना चाहा। उनकी रुचि में ना तो पश्चिमी प्रजातांत्रिक पार्टी आई, ना उनकी रुचि में पश्चिम का उदारवादी पार्टी, ना ही पश्चिम के पूंजीवादी मॉडल के प्रति उनका वैसा आकर्षण रहा। और अंत में उन्होंने अपनी मुक्ति साम्यवाद के माध्यम से पाई। और क्योंकि सोवियत रूस का एक पड़ोसी देश भी था तो साम्यवाद का प्रसार यहाँ होना यहाँ बहुत ही स्वाभाविक था। लेकिन ध्यान रहे, जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बात होगी, आगे हम वियतनाम की भी चर्चा करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। आपको एक बात जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि भले ही चाहे वह सोवियत रूस की बोल्शेविक पार्टी या पूर्वी यूरोप में जो स्टालिन के द्वारा स्थापित जो साम्यवादी सरकार के ऊपर से आरोपित की गई, ये भले ही बात करें सर्वहारा वर्ग के तानाशाही का, लेकिन कहीं भी आपको सर्वहारा नहीं दिखेगा, आपको सर्वहारा नहीं दिखेगा। क्योंकि सर्वहारा उन्होंने क्या हुआ, सोवियत रूस में क्या हुआ, कुछ प्रशिक्षित गुरी लोग, मतलब कुछ एक तरह से आप यह कहो तो कुछ प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो बोल्शेविक पार्टी के थे, उन्होंने गुरिल्ला पद्धति को अपनाकर एक तरह से तख्ता पलट के सत्ता पर कब्जा किया। और पूर्वी यूरोप के देशों में स्टालिन ने जब उस क्षेत्र को जीता सोवियत रूस में, तो सोवियत रूस में